हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग कोरिलेशन और रिग्रेशन को रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जितना पिछली बार पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते हुए आगे की कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। फिर अगली क्लास में हमने रिग्रेशन का पूरा टॉपिक रख रखा है जो कि कोरिलेशन को लेते हुए आगे बढ़ेगा। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। 10 क्वेश्चन हम लगभग टारगेट करते हैं रोज करने का। तो सेंट्रल टेंडेंसी के अब तक आपने टोटल 40 क्वेश्चन कर रखे हैं। आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे और 50 या अगर इजी क्वेश्चन है तो और आगे तक करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इफ़ द सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 630 एंड देयर मीन इज 42 देन द वैल्यू ऑफ एन इज। इजी आंसर है। C15। हाँ, आपको बस क्या करना है, डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो भी आंसर आएगा। तो सबका सेम आंसर है 15। ठीक है, 15 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वाले पे आते हैं हम लोग। इफ द टू ऑब्जर्वेशंस आर 10 and -10 देन देयर हार्मोनिक मीन इज। ऑप्शन डी इनफाइनाइट। ऑप्शन डी इनफाइनाइट। सभी लोग इनके आंसर से सहमत हैं? यस सर। हाँ ठीक है। आप लोगों को, जिन लोग मैथमेटिक्स वाले नहीं हैं, उनको पता होना चाहिए कि अगर अपॉन में कभी भी जीरो आता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अपॉन में जीरो आ रहा था इस वजह से ये इनफाइनाइट हुआ। फॉर्मूला लगा है 2ab अपॉन a + b का। नेक्स्ट, इफ द ऑब्जर्वेशंस आर 5 and -5 देयर ज्योमेट्रिक मीन इज। क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन अगर ऑब्जर्वेशंस हो 5 और -5? आप लोगों को आंसर करना है। अगर आसान है तो करिए और अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताइए। सर तो हाँ डी हो जाएगा क्योंकि ये इमेजिनरी आएगी ना, -25। इनके अलावा किसी और का कोई और आंसर? क्या सभी लोग ऑप्शन डी से सहमत हैं? ठीक है, अगर किसी का इन तीनों में कोई आंसर निकल रहा हो तो वो बोलेगा, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं निकल रहा है, यही वाला सबका आ रहा है, तो इसका मतलब सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप लोगों को याद होगा कि जब हमने लास्ट टाइम आपको मेरिट डेमेरिट पढ़ाई थी इसकी, तो ये बताया था ना कि ज्योमेट्रिक मीन जीरो और माइनस के केस में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, if the two observations are 20 and -20 their arithmetic mean is। सर C0। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैन अ क्वार्टाइल, अ डिसाइल एंड अ परसेंटाइल बी द मीडियन? ये भी आसान आंसर है। सो इट कैन बी ऑप्शन डी होगा, है ना? तीनों हो सकते हैं, पांचवा दूसरा क्वार्टाइल, पांचवा डिसाइल और 50वां परसेंटाइल। नेक्स्ट, व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सेम देन द रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। ऑप्शन ए। जब सारे सेम होंगे तो तीनों सेम आएंगे। ऑप्शन ए। किसी को डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ वैल्यूज यूज्ड इन केस ऑफ 10% ट्रिम्ड मीन इज। ट्रिम्ड मीन क्या होता है हम आपको बता दें। जब हम पूरे डेटा में इधर से और इधर से कुछ वैल्यूज को हटा दें और हटाने के बाद बची हुई वैल्यूज का मीन कैलकुलेट करें तो हम इसको क्या कहते हैं, ट्रिम्ड मीन कहते हैं। सर ऑप्शन सी 80%। सी इसलिए होगा क्योंकि 10% जो ट्रिम्ड हो रहा है वो दोनों तरफ से हो रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अदरवाइज वन साइडेड ट्रिम्ड होता तो 90% हो जाता। तो सभी को क्लियर है क्वेश्चन का आंसर? सर एक्चुअली क्वेश्चन में तो ट्रिम मीन ही कहा है, तो उसमें तो ये नहीं कहा कि वन जब नहीं साइडेड कहा है जाएगा तो दोनों लेना है। हाँ ओके। ठीक है, वही मैं जैसे वो वन टेल्ड और टू टेल्ड में जब कहा नहीं जाता तो टू टेल्ड ही रहता है। वन टेल्ड होता हाँ तो राइट टेल्ड या लेफ्ट टेल्ड बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 2n नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 2n इज। ये वाला आंसर जो मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स वाले नहीं है वो बताएंगे। अर्जुन जी आप अभी स्टॉप रहिएगा।
हाँ जी, बाकी बच्चे बोले इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर हम नेचुरल नंबर्स लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं, 1 से लिखा, 2 3, फिर जाते जाते ये कहीं n तक पहुँचेगा, उसके बाद फिर स्टार्ट होगा n+1 n+2, फिर जाते जाते ये कभी 2n तक पहुँचेगा। तो अगर 1 से लेके 2n नेचुरल नंबर्स हैं तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होना चाहिए। तो सभी लोगों के लिए ये शॉर्ट ट्रिक है कि जब कभी आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए जाएं, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार नंबर चल रहे हों, तो आप पहले वाले को सिंपली लेना और दूसरे वाले को ले लेना। तो ये बन जाएगा 1+2n और डिवाइड कर देना 2 से, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सभी को क्लियर है ये? Yes, sir. अच्छा, किसी को डाउट हो तो हम उसके लिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सपोज हमारे पास n की वैल्यू है 5। जब n की वैल्यू 5 है तो 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n की वैल्यू हो जाएगी 10। तो हमारा जो नंबर होगा वो 1 से लेकर 10 तक होगा। अब 1 से लेकर 10 तक को आप दो तरीक़ों से कर सकते हो। एक तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो मीन का फार्मूला था n+1/2, ये सम का फार्मूला था। और अगर इसमें हम n से इसको डिवाइड कर देंगे, 1/n इसके साथ लगाएंगे, तो ये मीन बन जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है n+1/2। तो जरा आप इसको सॉल्व करिए n+1/2 के फार्मूले से, यानी 10+1/2 मीन्स कितना हो जाएगा, 5.5। सभी को क्लियर है ये 5.5। 1 से लेकर 10 तक का हमने नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला लगाया। अब अगर 2n वाले से करें तो 2n वाले में हमने पहले और आखिरी को सम किया था, तो पहला है 1 और आखिरी है 10, तो फिर से वही रिजल्ट आ रहा है, यानी यहाँ से भी सही है। क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या करो, उसको ऐड कर लो। तो फटाक से ऐड कर लेंगे, 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27, 27 से 33, 33 और 5 38, 38 और 4 42, 42 और 3 45, 45 और 2 47, और एक और जोड़ेंगे तो 48 आएगा। एक बार जरा ऐड कर लो, देखो कहीं गलती तो नहीं हुई है। 19 8 27, 27 and 6, एक नंबर हमने 55 यहाँ पर होगा 7 मिस कर दिया है, इसी वजह से गलत आ रहा था। तो जो क्योंकि सम आ रहा है वो अगर कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। हाँ और 55 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 5.5। तो ये तो था वो जनरल तरीका। और शॉर्ट ट्रिक के लिए आप लोग को कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर दिए जाते हैं तो पहला और आखिरी ऐड करना और 2 से डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर इसमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर वाला फार्मूला लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। जैसे पहले n नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला आपको याद है, n+1/2, ये सम है और एवरेज के लिए डिवाइड करना होता है n से। तो आपके पास 2n नंबर है, तो आप n की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 2n पुट करोगे, तो ये सम का फार्मूला हो गया। अब एवरेज के लिए इसको 2n से डिवाइड कर दो, तो जैसे ये कैंसिल होगा, आंसर आ गया 2n+1/2। तो कहीं भी कंफ्यूजन हो तो बहुत सारे तरीके हैं, आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, a man goes from his house to his office at the speed of 20 km/h and return from the office to home 30 km. His mean speed is, हार्मोनिक मीन निकालना है। ए और बी दो क्वांटिटी दी है आपको, 2ab/a+b का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, इजीली आंसर आ जाएगा। तो 24 आगे बढ़े हम लोग। 24 ऑप्शन सी हाँ, नहीं ए ए होगा, 24 है ना। 24 है यस 2ab/a+b का फॉर्मूला लगाइएगा जब दो नंबर हो, जहाँ पर ए 20 है और 30 है। नीचे कितना आ जाएगा, 50। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 40, 1200 लगभग हो रहा है ना। सर जीरो को जीरो से काट दीजिए। नहीं तो दो में जीरो नहीं है ना, जब जीरो में, अच्छा हाँ अरे मल्टीप्लाई, यहाँ पे सॉरी नीचे सॉरी सॉरी, 50 है ना तो आप 30 को हाँ एक हाँ हाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ओके ओके, ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना मल्टीप्लाई में कट जाएगा। तो अब तो ये हो जाएगा ऊपर आ 20 जाएगा दूनी 40, 120/5। ठीक है, यहाँ से आंसर आ गया 24। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोड इज दैट वैल्यू इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच possesses ऑप्शन बी मैक्सिमम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। The value of the variable corresponding to the highest point of a frequency distribution curve represents, ये भी सबको क्लियर है।
हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या हो जाएगा, मोड। मोड हो जाएगा। क्वेश्चंस का नेचर बदलेगा, बाकी कॉन्सेप्ट सारा वही रहेगा। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग टू अभी मोड्स इज ऑप्शन सेड टू बी। बी। ये भी सबको क्लियर है। जब 2 मोड होंगे तो बाई मॉडल कहेंगे, जब 3 मोड होंगे तो ट्राई मॉडल कहेंगे। और एक ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हर एक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सेम हो। सपोज ये हमारी एक्स की वैल्यूज़ हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी है 2 2 2 2 2, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं मल्टी मॉडल। क्या कहते हैं? जैसे बाई मॉडल 2 मोड होते हैं, ट्राई मॉडल 3 मोड होते हैं, वैसे मल्टी मॉडल मतलब सारे मोड हैं। तो मल्टी मॉडल टर्म्स भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इफ मॉडल वैल्यूज इज नॉट क्लियर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इट कैन बी असर्टेन्ड बाय द मेथड ऑफ। अगर हमको मॉड वैल्यू नहीं दिख रही कि क्या है, स्पष्ट रूप से फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव बार बार देखने को मिल रहा है, तो हम किस तरीके से निकालते हैं मोड। हमने आपको तरीका तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन तरीके का नाम जरूर बताया था। गेसिंग, समराइजिंग, ग्रुपिंग, ट्रायल एंड एरर। The grouping method. ग्रुपिंग मेथड है ना, तो नाम याद रखिएगा आप इसका, क्योंकि इतना क्वेश्चन तो बनता है। मेथड भले ना आपसे पूछा जाए, लेकिन इसका नाम जरूर पूछा जा सकता है ना। अब ग्रुपिंग मेथड होता क्या है, ये बियॉन्ड द सिलेबस है, इसलिए इसकी चर्चा हम आपके साथ नहीं करेंगे। ओके। सू साइज ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया इज नंबर 8, विच मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू डज इट रिप्रेजेंट। ये भी सभी को क्लियर है डी। है ना, डी वाला होगा इसके लिए मोड। इन अ डिस्क्रीट सीरीज हैविंग 2k + 1 ऑब्जर्वेशन मीडियन इज। चलिए बताइए, सीरीज में Kth। हाँ आपने kth बताया है। एक्सक्यूज मी सर। तो k+1 होगा। थोड़ा सा हाँ जल्दबाजी मत करिए, आराम से आंसर करिए। ये जो नंबर होता है ये ऑड को रिप्रेजेंट करता है। आप कभी भी इसमें k की वैल्यू 0 से लेकर, ऑप्शन बी k+1। हाँ ये सही ऑप्शन है। तो ये जो नंबर ये ऑड को रिप्रेजेंट करता है। जब आप इसमें k की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 1 बन जाएगा, जब k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 3 बन जाएगा। इस तरीके से ऑड नंबर को, तो ये इट इज़ ऑलवेज ऑड। ऑड के केस का फार्मूला क्या होता है, n+1/2th। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा k+1 और ये हो जाएगा सही उत्तर। k+1th ऑब्जर्वेशन इज द मीडियन। द मीडियन ऑफ द वेरिएट वैल्यूज, तो इसको हम होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग देखिए और करिएगा। इसमें कुछ भी टेक्निकलिटी नहीं है, सिंपल आप काउंट करिए, इवन है या ऑड है, जो हो उसका फार्मूला लगाइए और आंसर निकालिए। ठीक है, आंसर दिया हुआ है D11। कोई डाउट होगा तो मुझे नेक्स्ट क्लास में आप बताइएगा। 57 भी वही है, द मीडियन ऑफ वेरिएट वैल्यूज इज। इसका भी आपको माध्यिका निकालनी है और अब की बार इवन या ऑड ये आप चेक करके फिर निकालिएगा। टू फाइंड द मीडियन मोड इट इज़ नेसेसरी टू अरेंज द डेटा। यानी हमको मीडियन या मोड कुछ भी निकालना हो तो हम डेटा को किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सी, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कायदे से तो इसमें एनी ऑफ द अबव भी हो सकता है, लेकिन जो कंप्लीट आंसर होगा, एनी ऑफ द अबव का मतलब आप किसी एक को चूज कर रहे हो, तो कंप्लीट आंसर सी होगा जो दोनों को चूज कर रहा है। असेंडिंग से डिसेंडिंग, इसमें डी दिया है लेकिन डी पे नहीं जाइएगा, सी पे जाइएगा। ठीक है, तीनों केस में निकलेगा, लेकिन डी आंसर में कंप्लीटनेस नहीं है। कंप्लीटनेस इन द सेंस जो आपके आंसर को पूरा करे। तो एनी वन में अगर हमने असेंडिंग लिया तो आंसर आएगा, डिसेंडिंग लिया तो आंसर आएगा, लेकिन कंप्लीट जो ऑप्शन है वो सी वाला है। ठीक है, बाकी एग्जाम में कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, फॉर अ ग्रुप्ड डेटा द फार्मूला फॉर मीडियन इज बेस्ड ऑन। जो मीडियन होता है ना वो मिड की वैल्यू होती है। और हमने आपको शायद इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन हाँ, नाम के ऑप्शन बारे ए में थोड़ा इंटरपोलेशन। सा बताया होगा शायद। जब हमको दी हुई रेंज के बीच की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, सपोज हमारे पास 1991 से लेकर 2026 तक का डेटा है और मिड पे किसी वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, दैट इज इंटरपोलेशन। और बियॉन्ड द लिमिट यानी 2050 की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन। तो मीडियन मिड का है, इसलिए इंटरपोलेशन मेथड होगा। विच ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यू से कौन अफेक्टेड नहीं होता है।
सोचिए और आंसर करिए। एक्सट्रीम वैल्यू से कौन अफेक्टेड नहीं होता है? सर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। सभी को ये बात समझ में आ गई कि इसका ऑप्शन डी क्यों सही होगा? मोड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यानी मिड वैल्यू में रहेगा, मीडियन भी सेम है, और 6 डेसाइल मतलब D6 ये भी 60% ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड रहेगा। तो पहली और आखिरी वैल्यू से मतलब इनका नहीं रहता, एक्सट्रीम वैल्यू से सारे के सारे अफेक्टेड नहीं होंगे। द मिडिल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड सीरीज इज कॉल्ड, किसी भी ऑर्डर सीरीज की मिडिल वैल्यूज को हम ऑल ऑफ द अबव के नाम से जानेंगे। सेकंड क्वार्टाइल कर लो, फिफ्थ डेसाइल या फिर 50th परसेंटाइल। फॉर्मूला फॉर डायरेक्टली कैलकुलेटिंग द मीन एक्स बार ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज इज, इंडिविजुअल सीरीज में जब हम एक्स बार को कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इंडिविजुअल सीरीज है, ऑप्शन बी क्यों नहीं हो सकता? तो उसमें फ्रीक्वेंसी तो आ जाएगी ना। तो सीरीज़ तो वो भी इंडिविजुअल होती है। इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब क्या हुआ? हर एक वैल्यू अलग अलग हो। तो x1 के लिए हमको f1 अलग दिया जाता है, यानी ये एक इंडिविजुअल हो गया। सेकेंड x2 के लिए हमें f2 दिया जाता है, ये एक इंडिविजुअल हो गया। चलो आंसर देख लेते हैं सर जरा। इसको तो ग्रुपिंग बोलेंगे ना। हाँ, इसमें ग्रुपिंग बस ये हुई कि फ्रिक्वेंसी की ग्रुपिंग हो गई है, यानी उन लोगों को इकट्ठा कर लिया गया जिनके लक्षण यानी नंबर या स्कोर एक जैसा था। तो सर ऑप्शन ए ही होना चाहिए। हाँ, यही करेक्ट है, यही करेक्ट है, इसमें कोई डाउट क्योंकि नहीं है। फ्रीक्वेंसी के साथ फ्रीक्वेंसी उसमें इंक्लूड हो जा रही है, तो एक तरह की ग्रुपिंग ही होगी। ग्रुपिंग ही हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज बाय शॉर्टकट मेथड इज। अब इंडिविजुअल सीरीज का शॉर्टकट मेथड, इसका फॉर्मूला क्या होगा? समेशन ए हो जाएगा। सर सी। शॉर्टकट मेथड में आपको याद होगा कि x से हम एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते थे, फिर एक नई वैल्यू निकालते थे d, इसको dx कह सकते थे, dx। तो ये dx को फिर फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते थे और डिवाइड करते थे समेशन ऑफ f से, और ये जो वैल्यू इसमें सब्ट्रैक्ट की जाती थी बाद में चलकर हम उसको उसमें ऐड भी करते थे। अब बताइए कौन सा आंसर सही है? सी। इसका जो सही उत्तर होगा Yes, वो sir. क्या होगा? सॉरी, Option- फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई सी में नहीं है, फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई डी में है। सर लेकिन इंडिविजुअल सीरीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना। हाँ, व्यक्तिगत इंडिविजुअल इंडिविजुअल सीरीज है तो फ्रिक्वेंसी आएगी नहीं। ठीक है, सी इज़ द हाँ, राइट सी। आंसर। अच्छी बात है, सब लोग ध्यान दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। अब ये डिस्क्रीट सीरीज फ्रिक्वेंसी वाली होती है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। आपकी इंडिविजुअल ना कह के डिस्क्रीट कहा गया है। तो डायरेक्ट मेथड से इसका फॉर्मूला सभी को क्लियर है, बी वाला हो जाएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज बाय शॉर्टकट मेथड, अब की बार फ्रिक्वेंसी वाला हो जाएगा, तो डी हो जाएगा सही। यस सर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, ₹600 per day are paid on a research firm to its 50 daily paid laborers. A worker gets 5 unpaid holiday in a month. The average income of a daily paid laborer is. अब आपके लिए ये क्वेश्चन आज का होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे और कल की क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर की सीरीज आज समाप्त होती है। अब हम अपने कोरिलेशन और रिग्रेशन के टॉपिक को, जो कुछ हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे फिनिश। अब हम लोग रिग्रेशन और कोरिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, कोरिलेशन रिग्रेशन में जो कुछ अब तक आपने पढ़ा उसका एक जल्दी से क्विक रिवीजन लेते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तो इसका मतलब क्या होता है, कोरिलेशन होता क्या है। तो इन बाईवेरिएट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बाईवेरिएट का मतलब जब भी हम कोरिलेशन और कोवेरिएंस की बात करेंगे हमारे पास डेटा एक्स और वाई दो वेरिएबल के फॉर्म में होना चाहिए। इफ़ द चेंज इन वन वेरिएबल, अगर एक में कोई बदलाव किया जाए, अपीयर्स टू बी अकम्पेन्ड बाई अ चेंज इन अदर, इसकी वजह से दूसरे में भी परिवर्तन हो जाए। वाइस वर्सा, मतलब दूसरे में किया जाए तो पहले में परिवर्तन हो जाए। द टू वेरिएबल्स आर सेट टू बी कोरिलेटेड, तब हम इन वेरिएबल्स को आपस में कहते हैं कि ये जुड़े हुए हैं, कोरिलेटेड हैं। और इस रिलेशनशिप को हम किस नाम से जानते हैं? कोरिलेशन के नाम से जानते हैं या फिर कोवेरिएशन के नाम से जानते हैं। हिंदी वर्जन नीचे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं।
दूसरे शब्दों में कहें तो द टेंडेंसी ऑफ साइमल्टेनियस वेरिएशन, यानी एक साथ बदलाव लाने की प्रवृत्ति। वेरिएशन मतलब बदलाव हो रहा है, और साइमल्टेनियस मतलब एक साथ किन्हीं दो वेरिएबल्स में, इज कॉल्ड कोवेरिएशन। अब इस कोवेरिएशन में भी बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे अगर हम बात करें आपसे कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, अगर कोई बच्चा इन दोनों सब्जेक्ट को लेकर एग्ज़ाम देता है तो उसके स्कोर में कुछ इफेक्ट आएगा। यहाँ पर मैथ और स्टैट्स का लगभग सिनेरियो एक जैसा रहता है, कैलकुलेशन दोनों में होती है, तो किसी का अगर एक पोर्शन स्ट्रांग है तो दूसरे में उसका स्कोर ऑब्वियसली बढ़ेगा, और इस वजह से इनके स्कोर्स जब भी निकलते हैं वो आपस में कैसे रहते हैं, कोरिलेटेड रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि एग्ज़ाम में दो बच्चे एक साथ पेपर दे रहे हैं और इन दोनों बच्चों के स्कोर में कोई कोरिलेशन है, तो ये डिपेंड करेगा। अगर ये आपस में नकल कर रहे हैं तो फुल कोरिलेशन है, परफेक्ट कोरिलेशन है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो जीरो कोरिलेशन है। तो सिचुएशन के हिसाब से कोरिलेशन में चेंजेस भी आते हैं। हालांकि आपको जो कंसीडर करना है वो नॉर्मल सिचुएशन करना है, जब तक कि कहा ना जाए। टाइप्स में आपने Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। So bivariate frequency distribution is like ऐसा distribution जिसके पास दो वेरिएबल हो, राइट? बाइवेरिएट होता है कि हम सैंपल को एक जैसा रखते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो सेम रहे, लेकिन इस सैंपल पे हम वेरिएबल दो कर लेते हैं। जैसे सपोज हमने एक सैंपल में बच्चों के 10 बच्चों के एक ग्रुप को लिया और हमने कहा कि एक्स वो स्कोर है जो बताता है कि इनके अंदर डांसिंग एक्टिविटीज़ कैसी है। तो एक्स अगर 10 है तो अच्छा डांस कर लेते हैं, 9 है तो कम अच्छा, 8 है तो इस तरीके से ये डांसिंग के स्कोर्स हो गए। अब सेम बच्चों पे हमने एक वेरिएबल वाई और असाइन किया, और वाई को डांसिंग के अलावा दूसरा नाम क्या दे दिया, एक्टिंग। तो अब सैंपल सेम था, बच्चे वही हैं, लेकिन हमने वेरिएबल दो लगा दिए। सिमिलरली अगर हम एक्स को कह दें कि ये बच्चों का हाइट है, और वाई को कह दें ये बच्चों का वेट है, तो दो वेरिएबल हो गए। तो क्लियर हुआ आपको दो वेरिएबल का क्या मतलब है, और आपस में ये दोनों वेरिएबल क्या रिलेटेड हैं, तब कोरिलेशन की बात आती है। ठीक है, अब इसके प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो इसको हमने कल आपको डिस्क्राइब किया था। दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब जब एक में हम कोई चीज़ बढ़ा रहे हों तो दूसरी भी उसी दिशा में बढ़े, इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव। अगर एक में कमी कर रहे हो तो दूसरा भी कम हो जाए, इसे भी पॉजिटिव कहते हैं। नेगेटिव में अपोजिट डायरेक्शन होता है, एक बढ़े और दूसरा घटे। तो पॉजिटिव के केस में याद रखना, इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज हो और डिक्रीज होने के साथ डिक्रीज हो, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन वेरिएबल्स में हो कि एक बढ़ रहा हो और दूसरा घट रहा हो, तो हम इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव। एग्जाम्पल्स इनके देख लीजिए और याद रखिएगा। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं। जब किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो वो फैल जाता है, बढ़ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम, उसका बढ़ गया। इसके अलावा व्हेन द इंक्रीज और डिक्रीज, ये तो नेगेटिव का एग्जांपल देख लीजिए। वॉल्यूम एंड प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट और है प्राइस एंड डिमांड, एक चीज़ बढ़ता है, जैसे किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि कर दी जाए तो उसकी मांग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बशर्ते वो वस्तु नेसेसिटी ना हो। नेसेसिटी इन द सेंस आदमी की मुख्य ज़रूरत ना हो। जैसे दवाइयों के दाम में कितनी भी वृद्धि कर दी जाए, लोग उनको खरीदते रहेंगे। जो लोग नहीं खरीद पाएंगे वो नहीं खरीदेंगे, लेकिन कमी की बात अगर करें तो वो रेयर होती है, बहुत कम होता है ऐसा, है ना। तो नेसेसिटी नहीं होनी चाहिए वस्तु। सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल, यानी एक तो हमने टाइप पढ़ा पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। अब अगर इसको दूसरे शब्दों में और तरीके से देखें तो और भी बाइफर्केशन इसके होते हैं। कैसे, सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, जब हम एक्स और वाई के बीच में सिंपल लीनियर कोरिलेशनशिप निकालते हैं, सिर्फ दो ही वेरिएबल होते हैं, दो से ज़्यादा नहीं होते हैं, तो इसको हम सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। अब सपोज दैट हमारे पास कई सारे वेरिएबल हैं। अब हम आपको इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया वाई और हमने इसको कहा एक्सपेंडिचर ऑफ अ हाउस। ये किसी घर वालों का एक महीने का खर्च समझ लेते हैं, वाई है। अब ये वाई
किन किन वेरिएबल पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले x1 उसका घर कितना बड़ा है, यानी कि साइज ऑफ द हाउस। दूसरी बात, उसके घर में लोग कितने हैं, यानी हमने एक वेरिएबल और लिया x2 और इसको कहा मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब उसके घर का खर्च x1 पे भी डिपेंड है और x2 पे भी डिपेंड है। तो अगर हम कभी भी एक वेरिएबल पर बहुत सारे वेरिएबल का एक साथ इफेक्ट जानना चाहें, तीसरा एक और ले लेते हैं, जो इसके घर के मेंबर्स हैं उनका एज कंपोजिशन क्या है। अगर इसके घर में बच्चे और बूढ़े ज़्यादा हैं तो इसके घर का एक खर्चा और बढ़ेगा दवाइयों पर। तो इसी तरीके से यहाँ पर x1 x2 x3 तीन वेरिएबल है जो y को प्रभावित कर रहे हैं, और जब हम इन तीनों का इफेक्ट y पर जानते हैं तो इस अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं? मल्टीपल कोरिलेशन। सभी को क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सपोज दैट यही सेम एग्जाम्पल में दवाई का खर्चा हम फिक्स कर दें कि हम हर महीने 10,000 से ज़्यादा नहीं करेंगे। x2 मेंबर ऑफ फैमिली, ये हमेशा हम मान लेते हैं कि अगले 30-40 सालों तक 6 तक ही रहने वाला है। तो दो चीज़ें जब हमने फिक्स कर ली, अब हम दो चीज़ों को या तो फिक्स कर रहे हों या तो हटा दे रहे हों, और सिर्फ तीन वेरिएबल में से सिर्फ एक का इफेक्ट y पर जानना चाहें, इसको हम कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन। तो आपको नाम से ज़रूर परिचित होना चाहिए, क्योंकि एक लाइन का स्टेटमेंट आएगा और नीचे 4 ऑप्शन होंगे, सिंपल, मल्टीपल, पार्शियल एंड नन ऑफ द अबव, और आपको लाइन पढ़कर स्टेटमेंट पढ़कर पहचानना होगा कि कोरिलेशन का टाइप यहाँ पर क्या है। तो एग्जाम्पल से सभी को ये तीनों क्लियर हैं। एक सिंपल क्या है, जब सिर्फ दो हों और आपस में रिलेशनशिप निकालें। मल्टीपल मतलब बहुत सारे हैं, तो सबका हम किसी एक वेरिएबल पे इफेक्ट जानना चाहें एक साथ, दैट इज मल्टीपल। और बहुत सारे में से सबको हटाकर सिर्फ दो के बीच की रिलेशनशिप को जब देखना चाहें, दैट इज कॉल्ड पार्शियल। क्लियर? अब कोरिलेशन का एक टाइप और हो सकता है लीनियर और नॉन लीनियर। सपोज हमने लिखा y इक्वस टू एक्स प्लस 2, और अगर हम इसके ग्राफ को बनाते हैं तो हमने x की पहली वैल्यू 0 रखी, तो x की पहली वैल्यू 0 रखते ही y कितना मिल गया? 2। जैसे हमने x की वैल्यू को 1 रखा, y कितना मिल गया? 3, यहाँ पर आ गया 3। और x की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी? अगली 2 पुट की, तो y कितना मिल गया? 4। तो अब आपको दिख रहा होगा कि जो आपकी लाइन आ रही है वो ये आ रही है। तो इस अवस्था में x की जितनी भी वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं और y जो हमें मिल रहा है, अगर इन पॉइंट्स को हम मिलाएं तो ये सिंपल एक लाइन बन रही है। और लाइन जब बनती है तो हम कोरिलेशन को कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और अब की बार हम x की वैल्यूज़ को ऐसे पुट कर रहे हैं। जब हमने x को 0 पुट किया तो y 0 पे आ जाएगा, जब x की वैल्यू को 1 पुट किया तो y 1 पे आएगा, जब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो स्क्वायर होके 1 ही तो बनेगा। इसके बाद जब x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो y हो गया 4, और जैसे x की वैल्यू को -2 पुट किया y हो गया 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4। तो अब की बार जो हमारा कर्व बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, और इसको मैथमेटिक्स वाले किस नाम से जानते हैं? पैराबोला। हिंदी में क्या कहते हैं? परवलय। और यहाँ पर कभी भी लाइन नहीं बनेगी, और लाइन ना बनने के केस में हम अपने कोरिलेशन को क्या कहते हैं? नॉन लीनियर, या फिर एक नाम इसको और लिख लो, कर्वी लीनियर। तो लीनियर और नॉन लीनियर सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्राएं, डिग्री में दो आपने पढ़ ली थी, जिसमें सिंपल लाइन बनेगी 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव। और अगर 45 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, ना कि ओरिजिन के साथ, तो उस केस में परफेक्ट नेगेटिव। ये परफेक्ट पॉजिटिव हो गया और ये परफेक्ट नेगेटिव हो गया। इसके बारे में कल हम चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें आगे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर एक बात और जान लो कि x और y का प्रोपोर्शन सेम रहता है। जिस प्रोपोर्शन में x बढ़ता है सेम उसी प्रोपोर्शन में y बढ़ता है, और नेगेटिव के केस में जिस प्रोपोर्शन में x इंक्रीज करता है उसी प्रोपोर्शन में y डिक्रीज करता है। तो प्रोपोर्शन सेम रहेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव और
नेगेटिव के केस में। जैसे एक एग्जांपल इसका बेस्ट है क्या कि सर्किल और उसका सरकमफ्रेंस, इसमें हम दो चीज़ें लेते हैं, एक रेडियस लेते हैं r और इसका सरकमफ्रेंस कितना है 2πr। तो r को हम मान लो 2 गुना बढ़ाते हैं तो उसके हिसाब से इसका सरकमफ्रेंस बढ़ जाएगा। फिर r को 4 गुना बढ़ाएंगे तो फिर से इसका सरकमफ्रेंस बढ़ जाएगा। तो 2π कांस्टेंट है, r अगर 1 है तो ये परिधि 2π रहेगी, r 2 होगा तो ये 2π इंटू 2 यानी इसका 2 गुना हो गई। फिर r की वैल्यू को 3 पर करेंगे तो 2π इंटू 3 यानी 3 गुना हो गई। तो ये कांस्टेंट वैल्यू सब में रहेगी और रेडियस के हिसाब से ये उसी प्रोपोर्शन में आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे डिग्रीज बताई गई हैं, इस स्लाइड की चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कभी कभी नेगेटिव परफेक्ट नहीं होता है तो स्लाइट नेगेटिव होता है। इसको भी हम फिगर से आगे समझाएंगे आपको। हम इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके लिए कल हमने स्कैटर डायग्राम देखा था। दूसरा हम एक फार्मूले की बात किए थे जिसको किसने दिया था, इस फार्मूले को दिया था कार्ल पियर्सन ने। तो हम इसको कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं। स्कैटर डायग्राम के बारे में सारी चर्चा हम कर चुके थे। इसमें एक्स वाई प्लेन होता है, इस प्लेन में करस्पॉन्डिंग टू एक्स हम वाई की वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं और प्लॉट करने के बाद हमें ग्राफ मिलता है। ग्राफ से हम आइडिया लगा लेते हैं कि कैसी रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में। हाँ, इसकी कुछ अच्छाइयाँ और कमियाँ हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो ग्राफ में आपको दिख रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव, नो कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव और नो कोरिलेशन, यानी सर्कुलर पैटर्न में भी हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर संबंध बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको नो कोरिलेशन कहते हैं और उस केस में r की वैल्यूज 0 होती है। ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ डॉट्स, इसको भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं। आते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पे। The scatter diagram gives an idea at a glance about the existence or absence of relationship between two variables। यानी स्कैटर डायग्राम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि हम देखते ही एट अ ग्लांस बता देते हैं कि इसमें कैसा सहसंबंध है। दूसरा, इट ऑल्सो एग्जिबिट द टाइप ऑफ कोरिलेशन, यानी प्रदर्शित कर देता है कि सहसंबंध का प्रकार क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव या मॉडरेटली पॉजिटिव मॉडरेटली नेगेटिव, लाइक दैट। इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव, इसके बारे में भी बता देता है, क्लियर इंडिकेशन देता है। स्कैटर डायग्राम्स हेल्प्स इन द सिग्निफिकेंस और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन, ये हमारी मदद करता है समझाने में कि कोरिलेशन का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। जैसे कि हाई कोरिलेशन ड्यू टू हेट्रोजेनिटी ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज में बी इंटरप्रिटेटेड विद द हेल्प ऑफ स्कैटर डायग्राम, यानी कोरिलेशन हाई है या लो है, ये सब हम स्कैटर डायग्राम से जान जाते हैं। कमियां इसकी क्या है, ये सहसंबंध की मात्रा को कोई निश्चित माप नहीं बताता। जैसे इसने एक डेटा को देखकर बताया कि कोरिलेशन पॉजिटिव है, ये हमारे पास डेटा था, ये पॉजिटिव निकल के आया, लेकिन इसकी वैल्यू अगर पूछी जाए कि कितना, तो इसके बारे में कोई मेजरमेंट नहीं करता है। तो स्कैटर डायग्राम इज जस्ट प्रोवाइड एन आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ कोरिलेशन, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, नॉट द एनी मेजरमेंट। ओके। इन केस ऑफ फ्यू ऑब्जर्वेशंस द यूज ऑफ स्कैटर डायग्राम इज लिमिटेड, अगर हमारे पास एक्स और वाई के बहुत कम पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनको प्लॉट करके हम एग्जैक्ट आइडिया कोरिलेशन के बारे में नहीं लगा सकते। जैसे 2 ही 3 रिलेशनशिप दी जाए एक्स वाई की और कहा जाए कि स्कैटर डायग्राम की मदद से कोरिलेशन बताइए, तो सिर्फ 2-3 पॉइंट से हमको पॉइंट्स का कंसंट्रेशन कैसा है ये पता नहीं चल पाएगा। With nominal degree of variation, however, with nominal degree of variation, it fails to ascertain the perfect positive और negative correlation, यानी अगर थोड़ा बहुत भी डिग्री में चेंजेस हुआ तो ये परफेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, ये बताने में दिक्कत होती है। तो ये इसकी स्कैटर डायग्राम की कमियां हैं। कमियों पर बेस्ड आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी अब एक नया फार्मूला आया जो वो बताएगा कि कोरिलेशन कैसा है और ये भी बताएगा कि कोरिलेशन को एग्जैक्ट कैलकुलेट कितना किया गया है। अब ये कार्ल पियर्सन थे कौन, इसके बारे में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, हु इज़ द कार्ल पियर्सन, द ग्रेट ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट। पहली चीज़, ये बायोलॉजी में काम करते थे और स्टैटिस्टिक्स भी साथ में काम करते रहते थे। तो इनके बारे में ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट एंड स्टैटिशियन, जैसे आपको पिछले क्लास में एक जर्मन स्टैटिशियन वाला क्वेश्चन आया था, किसके बारे में पूछा गया था,
जब हम लोग इंडेक्स नंबर कर रहे थे, इरविंग फिशर के बारे में शायद था ना। तो ये भी याद रखेंगे, कार्ल पियर्सन वाज एन ग्रेट ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट एंड स्टैटिशियन। इन्होंने जो कोरिलेशन का फॉर्मूला दिया वो तो नीचे आपको दिख रहा है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कोरिलेशन को, आर एक्स वाई से या फिर सिंपली आर से। और इसका फॉर्मूला कल हम बता चुके हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट वेरियंस एक्स इंटू वेरियंस वाई। कोवेरियंस का ये सिंबल है जो सिग्मा के फॉर्म में लिखा जाता है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन यानी रूट हटा दे अगर हम तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, यानी इस फॉर्मेट में भी कोरिलेशन को लिखा जाता है। यहाँ से एक रिलेशनशिप बनती जो आगे यूज़ होती है। अगर हम देखें तो यहाँ से कोवेरियंस की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं किसके, रो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के टर्म में। जैसे सिग्मा एक्स और वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, आर सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो इस रिलेशनशिप का यूज़ हम आगे करेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में लाइन आपने पढ़ रखी, इट इज़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएशन। इसको एक नाम से और जानते हैं, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो आप ये भी याद रखेंगे, सिंपली कोरिलेशन कोफिशिएंट के अलावा प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट भी नाम आ सकता है। एजम्पशंस क्या हैं, अगर हम कार्ल पियर्सन का फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं तो एक्स और वाई के बीच में हम ये मान कर चलेंगे कि जो रिलेशनशिप है वो कैसी है, लीनियर है, क्योंकि कार्ल पियर्सन का फार्मूला सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप की कैलकुलेशन के लिए होता है। तो पहला एजम्पशन है कि एक्स और वाई में लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए। दूसरा, द वेरिएबल्स आर अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज हैविंग सम इंटर रिलेटेड इफेक्ट, यानी हमारे जो वेरिएबल्स हैं उन पर इंडिपेंडेंट, बहुत सारे इंडिपेंडेंट कॉजेज होते हैं जिनका प्रभाव पड़ता है, जिनके कुछ परस्पर संबंधित प्रभाव होते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल आपको दिया था कि y इज़ द एक्सपेंडिचर ऑफ अ हाउस। तो x1 क्या है कि घर बड़ा है, x2 क्या है मेंबर ज़्यादा है, x3 क्या है कि बच्चे और बूढ़े ज़्यादा है। अब इसमें हम एक और वेरिएबल ऐड कर रहे हैं x4, इट इज़ द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी तो एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्च होगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो ये एक तरीके से x1 और x2 से थोड़ा सा कोरिलेटेड है। कैसे, x1 को हमने बोला था इट इज़ द साइज ऑफ हाउस, तो जिसका घर बड़ा होगा उसके ही तो यहाँ बिजली के इक्विपमेंट ज़्यादा होंगे, पंखे ज़्यादा होंगे, लाइट्स ज़्यादा होंगी। जिसके घर में रह रहे लोग ज़्यादा होंगे उसके ही घर में ज़्यादा एसी चलेंगे, ज़्यादा पंखे चलेंगे। तो एक तरीके से ये जो x4 है ये x1 और x2 से जुड़ा हुआ है। तो जब हम ओवरऑल इफेक्ट निकालेंगे तो y पे जो इफेक्ट होगा वो कंबाइंड इफेक्ट पड़ेगा। और जब ये वेरिएबल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो इस अवस्था को हम एक नाम देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। तो आप लोग नाम याद रखिएगा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन द वेरिएबल्स आर इंटरडिपेंडेंट, या फिर वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड। कौन से वेरिएबल्स, ये वाले, इनको हम क्या कह सकते हैं, y को एक तरीके से हम मान लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि खर्च डिपेंड कर रहा है, और ये सब इंडिपेंडेंट है, यूज़ करने के ऊपर है, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में जब भी रिलेशनशिप आपस में आती है दैट इज़ नोन एज मल्टी कोलिनियरिटी। तो एजम्पशन में हम ये मान कर चलेंगे कि इनके बीच में आपस में संबंध नहीं है, तब हमारा फॉर्मूला हमें सही आंसर देगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। पहली वाली तो इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, बिल्कुल सही है। अब जब भी कोरिलेशन को कैलकुलेट करोगे, चाहे वो किसी भी फॉर्मूले से या किसी भी बच्चे के थ्रू कैलकुलेट किया जाए, इसका आंसर हमेशा यूनिक आएगा। और इसकी डेफिनेशन को बताते समय उसमें कोई भी लूप होल नहीं जिसकी वजह से आंसर में परिवर्तन हो। तो इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, ये सख्ती से कठोर रूप से परिभाषित है। दूसरा, हम जब कोरिलेशन निकालते हैं दो वेरिएबल के बीच में आर एक्स वाई, ये एक पूरा का पूरा नंबर आता है निकल कर। वो प्योर नंबर इसलिए होता है क्योंकि रेशियो होता है, ऊपर होता है कोवेरियंस एक्स वाई, तो इसकी जो भी यूनिट आएगी अपॉन में अंडर रूट वेरियंस एक्स वेरियंस वाई, इसकी जो भी यूनिट आती है ये आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो इसलिए ये एक प्योर नंबर है कोरिलेशन। रेशियो भी कह सकते हैं। 10 हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ मेजरमेंट बाई सिमेट्री, और सिमेट्री के फॉर्म से हम चाहे x का y से कोरिलेशन निकालें
या फिर y का x से कोरिलेशन निकालें, आंसर भी सेम आएगा और इसको दोनों तरीकों से लिखा जाता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 कोरिलेशन के बारे में सभी को क्लियर। अगली प्रॉपर्टी Yes, पे sir. आते हैं। इट इज बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। कोरिलेशन सब पर बेस्ड है, क्यों? क्योंकि ये जिस फॉर्मूले से कैलकुलेट होकर आ रहा है, कोवेरियंस और वेरियंस, ये ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हैं, इसलिए कोरिलेशन भी लगभग सभी, लगभग क्यों कह रहे हैं, प्योरली 100% ऑल दी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कि कोरिलेशन को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये मैक्सिमम कितना आ सकता है और मिनिमम कितना आ सकता है। तो आप इसकी लिमिट याद रखोगे -1 से लेकर 1 तक। तो अगर हमारे पास कभी 0.8 कोरिलेशन आए तो आप इसका क्या मतलब निकालोगे, ये y और x के बीच में एक रिलेशनशिप है। इसका मतलब अगर हम x में कुछ भी परिवर्तन करते हैं तो y में 0.8 गुना का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये परिभाषित करता है। जैसे अगर ये 1 आ जाए तो y = x लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, x में 1 बढ़ा तो y भी 1 बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2 से y में भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। जब 0.8 आता है तो इसका मतलब होता है कि x में 1 यूनिट के इंक्रीमेंट का मतलब y में 0.8 इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी परफेक्ट पॉजिटिव तो नहीं है लेकिन पॉजिटिव है, यानी यहाँ 1 बढ़ता है तो वो 0.8 बढ़ जा रहा है, तो थोड़ा सा कम बढ़ रहा है लेकिन है तो बढ़ तो रहा है, तो रिलेशनशिप पॉजिटिव है। इसके अलावा -0.8 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो इसके बीच में कैसे भी कोरिलेशंस निकल कर आ सकते हैं। लिमिट याद रखिएगा -1 to 1। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसलिए चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कोवेरियंस का जो चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल होगा और जो वेरिएंस का चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल होगा, जब हम इसको बाहर करके सॉल्व करेंगे तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और इस वजह से कोरिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात छिपी है, वो बात ये है कि जब हम x और y में चेंजेस करें तो सेम डायरेक्शन में करें। यानी अगर x में हम बढ़ोतरी कर रहे हैं तो y में भी बढ़ोतरी करें, x में अगर कमी कर रहे हैं तो y में भी कमी करें, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन के हिसाब से जो कोरिलेशन होता है या कोवेरियंस होता है नेगेटिव आ जाता है। और इस अवस्था में हमारा कोरिलेशन तो चेंज नहीं होता लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अभी के लिए जो याद रखना है आपको, सिंपल यही याद रखना है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, यानी ओरिजिन और स्केल से ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है। जो साइन का चेंज है उसको हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह से आपको आंसर करना है ये भी बताएंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर ये वाला कुछ मतलब नहीं समझ में आया, ये 0.8 की हाँ बता देते डिफरेंस है हैं सर। और एक्सप्लेन कर ये देते वाला हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर। चलो हाँ देखो मैं बताता हूँ। हम जब इक्वेशन लिखते हैं कोरिलेशन को निकालने की, तो सपोज हमारी इक्वेशन है y = a + bx। आपको हम जानकारी के लिए बता दें, देखो हमें क्या है ना, चीज़ों को करके दिखाना पड़ेगा। हम आपको प्लॉट करके दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा, ठीक है। तो चलो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर एक इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज हमने इक्वेशन ले ली y = 2 + 3x। तो इसमें जो पहला वाला 2 होता है ये y वाली लाइन को ओरिजिन से दूर रखने की कोशिश करता है, और जो दूसरा वाला 3 होता है वो तय करता है कि लाइन कितनी डिग्री पर बनेगी। तो हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं कि इसका ग्राफ आपको बनाकर दिखाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एग्जैक्ट लाइन बना के दिखाता हूँ ना। इसके लिए कैलकुलेटर होता है जो ग्राफ को ड्रॉ करता है। मैं क्लास को होल्ड कर रहा हूँ। तो चलिए हमने एक इक्वेशन ड्रॉ कर ली y = 3 + x। अब हम एक इक्वेशन और लेते हैं इसके लिए भी, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर पता चले, है ना। तो एक इक्वेशन हम ले लेते हैं y = 3x, यानी अब की बार हमने जो आगे वाला हिस्सा था उसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो दोनों लाइन में आपको डिफरेंस क्या दिखा, आपको दिख रहा है कि जो वो 2 था उसकी वजह से लाइन ओरिजिन से शिफ्ट हो गई। ओरिजिन से किधर शिफ्ट हो गई जरा ध्यान से देखिए, ये लाइन वाली है जो ये वाली, वो ये y = 2 + 3x है, और जो दूसरी थी वो थी y = 3x।
तो एक्चुअल में जो x का मल्टीप्लिकेशन होता है, अब जरा एक चेंजेस और करने जा रहे हैं हम, इसको भी ध्यान से देखिए जब तीनों का कंपेयर करके हम आपको समझाएंगे। अब की बार हमने एक लाइन ड्रॉ की y इक्वस टू एक्स, यानी अब की बार y और x दोनों इक्वल है, तो आपको एक लाइन ये वाली दिख गई। ठीक है, अब हम एक लाइन और ड्रॉ कर रहे हैं y इक्वल टू 0.5x। तो अब इनमें अंतर क्या दिख रहा है, देखो जब x का कोफिशिएंट 3 था तो लाइन जो थी वो थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ये वाली लाइन जो है, इसमें क्या आप अगर x को थोड़ा सा बढ़ाओगे तो y क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा सा बढ़ जाएगा। आप महसूस कर पा रहे हो ग्राफ से, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। दोनों का कंपैरिजन करते हुए जरा देखिएगा, हम आपको करके दिखाते हैं इस भी ग्राफ पर। हम चाहें तो इन लाइन के इक्वेशंस को भी सेटिंग में जाकर लिख सकते हैं ताकि ये पता रहे कि कौन से इक्वेशन किस लाइन की है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं आपको समझाते हैं। ये वाली जो लाइन थी हमारी, ये थी y इक्वस टू 3x, यानी अगर इसमें हम x को यहाँ पर लाएंगे सपोज दैट, तो y देखो कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, यानी x के थोड़ा बढ़ने से y ज़्यादा बढ़ा, तो इसका कोफिशिएंट कितना था, 3। अब जरा इस वाली लाइन की बात करते हैं, इसका कोफिशिएंट 1/2 है। तो अब अगर हम x को इतना ही सेम बढ़ाते हैं तो y सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा, तो जो कोफिशिएंट है वो हमें क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि एक वेरिएबल में चेंज करने से दूसरे में कितना चेंज हो रहा है। तो कोफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा चेंज उतना तेज़ी से आएगा। और आपको एंगल भी दिख रहा होगा कि इसका एंगल कम है और इसका एंगल ज़्यादा हो गया। और जो ये स्टार्टिंग वाला 2 होता है, ये क्या करता है, ये लाइन को ओरिजिन से दूर करता है, यानी ओरिजिन से लाइन पास नहीं होगी अगर उसमें कोई इंटरसेप्ट, इसको इंटरसेप्ट टर्म कहते हैं, ये अगर जुड़ा हुआ है तो अब हम वापस से अपने एक्चुअल वाले क्वेश्चन पे आएंगे और आपने क्या पूछा था बोलिए, फिर हम उसको डिक्टेट करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया ना। तो सर ये तो कोरिलेशन, हाँ ये समझ में आया। अब हम समझाते हैं इसको कोरिलेशन से। सपोज आपका कोरिलेशन आया 0.8, इसका मतलब कोरिलेशन की डिग्री जो है, 0 पर नो कोरिलेशन है, 1 पर परफेक्ट है और -1 पे परफेक्ट नेगेटिव है। तो परफेक्ट नेगेटिव का मतलब जो हमारी लाइन ड्रॉ होगी वो ऐसे ड्रॉ होगी, यानी एक के बढ़ने पे दूसरा घट रहा है। परफेक्ट पॉजिटिव पे हमारी लाइन ये होगी, यानी जितना x बढ़ रहा है उतना y बढ़ रहा है। लेकिन अगर 0.8 आया तो ये 1 तो नहीं है, 1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि लाइन हमारी कुछ ऐसे जाएगी। ऐसे जाने का मतलब क्या होगा कि जब x को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो y एकदम इक्वल नहीं बढ़ेगा, इक्वल बढ़ता तो यहाँ पे पहुंच जाता, सिर्फ यहाँ पे रुक गया। तो ये एक्चुअल में एक डिग्री बताता है कि एक में अगर 1 यूनिट का चेंज हो रहा है तो दूसरे में कितना चेंज होगा। तो x अगर 1 बढ़ाएंगे तो y कितना बढ़ जाएगा, 0.8 टाइम्स। अगर x को 2 बढ़ाएंगे तो y कितना बढ़ जाएगा, 1.6 टाइम्स। अब मेरी बात आपको क्लियर हुई कि जो r की वैल्यू होती है ये डिग्री को बताती है कि रिलेशनशिप कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है। गॉट इट? यस सर। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशंस जब हमने ड्रॉ की तो आपको यहाँ से भी दिख गया कि इनके कोफिशिएंट से भी हम इसको समझ सकते हैं। और जब हम आपको रिग्रेशन लाइन पढ़ाएंगे तो ये कोफिशिएंट जो आज आपने समझे हैं हम आपको फिर भी बाद में भी समझाएंगे, बहुत काम आने वाले हैं। ओके, चलो किसी यस के मन में अगर कोई डाउट हो तो अभी फिर से बोल सकता है। अब सपोज, अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज आर की वैल्यू -0.8 आती, 0.8 माइनस में, तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन ये परफेक्ट निगेटिव है, यानी अगर y में 1 यूनिट, x में 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो सिंपल y में 1 यूनिट की कमी हो गई। अब जब 0.8 आई है तो इसका मतलब कि y में जब हम बढ़ाएंगे 1, तो जो x में जब 1 बढ़ाएंगे तो y में कमी एग्जैक्ट नहीं आएगी, वो थोड़ी सी कम होगी। तो लाइन एग्जैक्ट 45 डिग्री का एंगल ना बना के बल्कि कैसी हो जाएगी, हल्की सी ऐसी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं।
एक क्वेश्चन है जो आपके लिए हम लेकर आए हैं और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की संभावना अधिक है। इसमें होगा क्या कि आपको एक्चुअल कोरिलेशन दे दिया जाएगा। सपोज हमने कहा कि x और y के बीच का जो कोरिलेशन है वो 0.6 है। अब आपको 2x + 3 एंड 5y + 2 के बीच के कोरिलेशन को बताना है कि ये कितना आएगा। तो आपने अभी अभी जस्ट पढ़ा कि कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज पॉजिटिव में दिख रही हैं। तो जब पॉजिटिव में सारी वैल्यूज होती हैं तो हम लिखेंगे नो चेंज, यानी सीधे सीधे क्या लिखेंगे 0.6। जो x और y का कोरिलेशन था वही कोरिलेशन होगा 2x + 3 और 5y + 2 का। ठीक है, लेकिन इन केस अगर ये x का जो कोफिशिएंट है या y का जो कोफिशिएंट है इसमें माइनस लग जाए, तो माइनस लगने का सीधा सा मतलब होता है कि अगर x की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब 3, लेकिन जैसे ही माइनस लगा इसका मतलब वैल्यू रिवर्स हो गई, आगे आने की बजाय उतनी ही पीछे लौट गई। तो जब वैल्यू पीछे लौटेगी किसी एक में माइनस लगेगा तो रिलेशनशिप पॉजिटिव ना रह के नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर हम ये कहें कि RXY आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको इनके बीच का कोरिलेशन निकालना है तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। अब इसमें हमने A और C पे मॉड लगाया है। A और C पे मॉड लगाने का इफेक्ट क्या हुआ? ठीक है, A और C पे मॉड लगाने का ये इफेक्ट हुआ कि जो साइन का चेंज है वो हमको दिखेगा। सपोज अगर हम A और C पे मॉड ना लगाते तो दोनों तो सेम ही थे, दोनों कैंसल आउट हो जाते और हमको ये पता चलता कि इसकी वैल्यू सेम इसके बराबर आएगी। अब देखो चेंजेस कैसे आ रहे हैं। सपोज A और C की वैल्यू है 2 और 3, तो ऊपर आ गया 2 × 3 और नीचे आ गया मॉड 2 × 3। चूंकि ये सब थे पॉजिटिव में तो हमारा जो रिजल्ट आया वो 6/6 आया और कैंसिल हो गया। और अब हम ये कहेंगे कि इनके बीच में जो कोरिलेशन है वो वही आएगा जो एक्स वाई के बीच में था। लेकिन अब हमने ए की वैल्यू को ले लिया -2 और बी की वैल्यू को ले लिया 3। तो इस केस में ऊपर आया -2 × 3 और नीचे क्या आया मॉड -2 × 3। ऊपर वाला बन गया -6 जबकि नीचे वाला 6 माइनस बनेगा, लेकिन मॉड है तो 6 बन जाएगा और अब की ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे रिजल्ट आया -1। यानी अब की बार जो कोरिलेशन आएगा वो उतना नहीं आएगा जितना कि दिया गया था, बल्कि इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस। तो याद क्या रखना है कि अगर ए और सी दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 हो तो कोरिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल का। अगर ए और सी दोनों के दोनों नेगेटिव हों तो कोरिलेशन पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। जब दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या होगा -2 एंड -3 पुट कर लेते हैं, तो -2 × -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 6 और नीचे तो मॉड है ही वो तो +6 में रहेगा ही, तो यहाँ से 1 आया। तो दोनों के ग्रेटर होने पर दोनों के लेस होने पर चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। लेकिन अगर ए हो जाए ग्रेटर देन 0 और सी हो जाए लेस देन 0 या फिर ए हो जाए लेस देन 0 सी हो जाए ग्रेटर देन 0 तो कोरिलेशन कोफिशिएंट पे क्या चेंज आएगा, एक माइनस आगे इसके लग जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से एक बनने की संभावना पूरी है। सभी को क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब जो बात पीछे कही गई थी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कंडीशंस क्या दी गई हैं इसको ध्यान में रखते हुए। अगर दोनों वेरिएबल में सेम तरीके से बदलाव किया जाता है तो फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों वेरिएबल में बदलाव करते समय प्लस और माइनस का सिस्टम उलट कर दिया जाता है तो फिर माइनस का इफेक्ट कोरिलेशन पर आएगा। हैव यू गॉट इट? हाँ जी बताइए। यस सर। ठीक है, तो फार्मूले Yes, के sir. डेरिवेशन पे आप बिल्कुल मत जाइए, आप सिंपल सा फार्मूला जो हमने यहाँ पर लिख रखा है इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस वाले को। इसके बाद हमने कंडीशंस लिखकर समझाई हैं आपको, जो हम अभी आपको बता चुके हैं, इनको आप देख लीजिएगा और याद करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसके बाद प्रॉपर्टीज हैं। द वेरिएबल एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन। यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज की क्लास में जितना आपको समझना था उतना समझ चुके हैं
और नए कॉन्सेप्ट को नए सिरे से समझेंगे तो बाउंस नहीं होगा और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो आप सभी लोग आज की क्लास को एक बार रिवाइज भी कर लेना, और रिवाइज करने के बाद जब हम कल की क्लास को स्टार्ट करेंगे तो माइंड आपका फ्रेश होगा और नई चीज़ें आप आसानी से समझोगे। किसी का क्लास से रिलेटेड कोई डाउट? तो चलिए हम क्लास को वाइंड अप करेंगे और आप सभी लोग बने रहिए। ASO 2026 की तैयारी आपकी अच्छी हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी क्लास में जितने बच्चे हैं सारे के सारे इस परीक्षा को अच्छी तरीके से पास करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।